गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे आपकी मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के कुछ मेथड स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ 3 मेथड्स आपके गिवन है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है आपकी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है बच्चों आपकी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है ना। इस मेथड में क्या होता है आपकी कि this method is used for those elements which can evolve hydrogen, ठीक है ना, from acid। ये मेथड कौन से एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है आपकी, जो कि एसिड से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते होंगे, डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि एसिड में से हाइड्रोजन को निकालते हैं। ये उन एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज एलिमेंट व्हिच कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये मेथड आपकी होता है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों आपकी, इस मेथड में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ मेटल, ठीक है ना, जो मेटल आपने लिया है, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन गैस आपके इवॉल्व हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, उसका वेट कितना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1.008। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं उस मेथड का। ओके, ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट मेथड होता है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ओके, नाउ सेकंड आपके यहाँ पर जो मेथड है वो है एसिड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होगा बच्चों आपके, ए नॉन मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ए नॉन मास ऑफ द एलिमेंट इज चेंज्ड इनटू ऑक्साइड। ठीक है, एलिमेंट्स का क्या लेंगे हम, नॉन मास लेंगे, और वो आपकी किस में चेंज हो जाता है, ऑक्साइड में डायरेक्टली चेंज हो ऑक्साइड में, या फिर आपकी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये उन एलिमेंट्स के लिए यूज होता है ये वाला मेथड, जो कि एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये नॉन मास ऑफ द एलिमेंट इज चेंज्ड इनटू ऑक्साइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो द मास ऑफ ऑक्साइड नोटेड। ठीक है, तो आपको जो ऑक्साइड जो मिला है, ठीक है, उसका मास आपको नोटेड करना है। ठीक है ना, जब आप उसका मास नोटेड कर लोगे तो बच्चों उसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसका मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, नॉन मास ऑफ एलिमेंट लिया ही है, जो एलिमेंट यूज किया है, जो मेटल यूज किया है, उसका आपके पास मास मालूम ही है। अब उससे जो ऑक्साइड बना है, ठीक है, उसका मास आपको नोटेड करना है कि भाई इसका मास कितना है। ठीक है, तो जब आपको ऑक्साइड का मास नोटेड हो जाएगा तो आप उससे ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, कैसे करोगे, मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ नॉन एलिमेंट। ठीक है, तो उससे आप ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो इससे से आपकी ये चीज हो जाती है। ये तो हमने मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट किया है, लेकिन बात चल रही है यहाँ पर आपकी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। टॉपिक क्या हमारा, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वेट ऑफ एलिमेंट्स, जो आपने एलिमेंट्स लिया है उसका मास क्या यानी कि वेट क्या है उसका, अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, जो अभी आपने कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, तो वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 8। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है यहाँ पर, थर्ड टॉपिक है, वो है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, थर्ड आपकी मेथड कौन सा है, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, ये नॉन मास ऑफ एलिमेंट is changed into chloride directly or indirectly। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, ये नॉन मास ऑफ एलिमेंट चेंज यानी कि कन्वर्ट इनटू क्लोराइड।
देयर क्लोराइड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, द मास ऑफ क्लोराइड नोटेड करना है आपको, क्योंकि एलिमेंट का मास तो आपने पहले से नॉन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नोटेड किसका करना है, जो क्लोराइड बना है उसका मास नोटेड करना है, लाइक जैसे आपने ऑक्साइड का किया था। इसी तरह से इस मेथड में भी आपको क्लोराइड का मास नोटेड करना है। तो जब बच्चों आपको क्लोराइड का मास नोटेड हो गया, आपको एलिमेंट का मास पहले से नोन है, तो बच्चों आप क्लोरीन का मास निकाल सकते हो बच्चों इससे। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे क्लोरीन का, मास ऑफ क्लोराइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो उससे मास ऑफ क्लोरीन आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास ऑफ क्लोरीन इक्वल क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोराइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब इस मास ऑफ क्लोरीन का यूज हम एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने में करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने में हम इस मास ऑफ क्लोरीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरह जैसे हमारा सेकंड मेथड में था वही टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यानी कि क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई 35.5। तो इससे ये हमारा थर्ड मेथड फिनिश होता है, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तो बच्चों इन तीन मेथड्स के थ्रू हम, ये जो मेथड्स हैं आपके, मेथड्स के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स का, यानी कि जो ये आपके डेफिनेशंस में एलिमेंट्स आते हैं उनका हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ड्यूलैंग एंड पेटिट्स लॉ। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ, तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, ये जो ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ है ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही एप्लीकेबल है, पर एक्सेप्ट केमिस्ट्री में एक्सेप्ट होता है ये बच्चों। एक्सेप्ट क्या आपकी एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन एंड कार्बन। ठीक है ना, इनको छोड़कर के बाकी के जो सॉलिड्स हैं उनके लिए इस लॉ का यूज किया जाता है, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, इस लॉ के थ्रू हम जो सॉलिड्स हैं जो उनका हम एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करते हैं, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। ओके, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करना है हमें, तो इसका एक फॉर्मूला दिया था आपके ड्यूलैंग एंड पेटिट्स ने, और वो फॉर्मूला क्या था, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट्स है वो क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम, जो आपका लॉ है उसके थ्रू हम किसी भी सॉलिड्स यानी कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ करके बाकी के हम सॉलिड्स का एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अपना है यहाँ पर टॉपिक रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक है, ओके, आपकी न्यूमेरिकल में क्या है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे देता है और आपसे मोलैलिटी पूछ लेता है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए या तो हमें क्या एग्जैक्टली हम फॉर्मूला लर्न कर ले तो अच्छी बात है। ठीक है ना, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले के करो तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इमीडिएट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विद इन मिनट्स में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं आपके रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को यहाँ पर फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। देखिए आपको पता है एक्स बी, यानी कि यहाँ पर मैंने ए और बी यहाँ पर क्या लिए हैं, आपके कंपोनेंट यूज किए हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें आपका ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपकी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इक्वल क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन आपकी n अपॉन n प्लस n है। ठीक है, तो इससे से हमारे इंडिविजुअली सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट की हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवीजन लगाते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का। ठीक है, जब डिवीजन हम लगाएंगे तो बच्चों में क्या मिलेगा, n अपॉन n मिलेगा। आप डिवीजन लगा के देखना बेटा, यहाँ पर n ये वाली वैल्यू में डिवीजन लगाना। आप देखिए लाइक दिस, मैं लगा के बताता हूँ। देखो एक्स बी इक्वल क्या, ये n अपॉन
n प्लस एन ए, ठीक है। ये तो आपके क्या है एक्स बी का बताया मैंने, ठीक है ना। यहाँ सॉरी आप कर लीजिए एन कर लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा एन कर लीजिए ऐसे, ठीक है ना। ओके, अपॉन एक्स से लिखा तो यहाँ एन अपॉन एन ई प्लस एन, तो ये देखिए इससे ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो फाइनली डायरेक्टली में क्या आ जाएगा एन अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर ये मिल गई। तो देखिए यहाँ पर ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट्स के मोल्स हैं ये, ठीक है। तो बी कंपोनेंट के मोल्स को आप वेट अपॉन मोलर मास में लिखोगे तो यहाँ पर किस तरह से लिखोगे, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। ये एन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट है उसकी जगह हम लिख सकते हैं ना वेट ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपकी गिवन है वो किसके हैं, ए कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। तो वही लिखा है वेट ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन क्या, यानी कि वो यहाँ चला जाएगा मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट। तो इससे से आपकी ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक्स बी अपॉन एक्स इक्वल आपके ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ठीक है। जब एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन इक्वल वैल्यू ये है तो इसके इक्वल भी ये वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। मैंने वही कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करता हूँ बच्चों में, ये एक्स बी अपॉन एक्स है, एक्स बी अपॉन एक्स है, ठीक है ना। और ये आपकी जो यहाँ पर एन है मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट है, उसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इस साइड में लेके आता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचा क्या, वेट ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ ए कंपोनेंट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट, ये बचा ना आपके, क्योंकि ये वाला तो इधर आ गया, इसके इधर आ गया, ठीक है ना। ओके, तो ये वैल्यूज आपकी बची। तो अब ऐसा कीजिए नेक्स्ट स्टेप में आप कर दीजिए मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई 1000 कर देते, क्योंकि जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1000 का मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में भी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप देखिए, देखो ये एक फॉर्मूला क्या बनता है, ये मोलैलिटी को शो करता है कि नहीं करता है, मोलैलिटी को शो कर रहा है कि नहीं, वेट ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई आपकी मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है। तो इससे से ये किसको शो कर रहा है, आपकी मोलैलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा कर लीजिए ना, यहाँ पर ये जो ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट मैंने बोली है, ए कंपोनेंट को आप सॉल्वेंट मान लीजिए, और ठीक है आप क्या कीजिए, यहाँ पर ए कंपोनेंट को ऐसा लिख लीजिए, ए कंपोनेंट के आपके सॉल्वेंट है, ठीक है ना, और जो बी कंपोनेंट है वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप क्या आया, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ग्राम में है ये, तभी ऊपर मल्टीप्लाई 1000 है ना, ओके। तो ये आपकी क्या आ गया, मोलैलिटी आ गया। ये मोलैलिटी का ये फॉर्मूला होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता है, तो मोलैलिटी मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये मोलैलिटी का रिलेशन आ गया, देखिए आपके मोल फ्रैक्शन से आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपकी होता है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी का, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला आपकी यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानती है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। 1000 का मल्टीप्लाई किया और इट मींस क्या है, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में कंसीडर किया गया है। अगर हम केजी में कंसीडर करते हैं तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानते हो। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ओके। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी मालूम करनी तो क्या करोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट में आप मास ऑफ सॉल्वेंट का डिवीजन लगा दीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो उसका सॉल्युबिलिटी आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
अब इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करते हैं तो रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो एक ये वैल्यूज और एक ये वैल्यूज है कि नहीं, देखो इसमें मल्टीप्लाई में 100 है तो आप क्या कर दीजिए, ये ले लीजिए, एक 10 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बच्चों आप मास ऑफ सॉल्ट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई 100 की जगह आप क्या ले सकते हो, सॉल्युबिलिटी वर्ड ले सकते हो ना। तो इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी रख दूं, ऊपर क्या बचा 10 बचा और नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बचा। तो सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों ये रिलेशन आता है, इन रिलेशन से हम क्या डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये निकालो फिर इसमें ये वैल्यू रखो फिर इससे सॉल्व करो, डायरेक्टली यूज कर लो फटाफट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपना यहाँ पर है रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट और मोल मास फ्रैक्शन में हम यहाँ पर रिलेशन इसके कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इससे भी एक नया फॉर्मूला बनेगा। परसेंटेज वेट बाय ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है, आपकी फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ चुके हो ना ये फॉर्मूला, मैं आपको बता चुका हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। दिस इज द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट या मास परसेंटेज का फॉर्मूला बच्चों ये। अब देखिए मास फ्रैक्शन का क्या होता है, मास फ्रैक्शन का है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास फ्रैक्शन का है। तो दोनों फॉर्मूले को कंपैरिजन कर दो, कंपैरेटिव स्टडी कर दो, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इस जगह पर हम क्या रख सकते हैं, मास फ्रैक्शन रख सकते हैं कि नहीं, मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो मास परसेंटेज इक्वल क्या हो गया, मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। तो ये रिलेशन आ गया इनके बीच में, बहुत ईजी, क्लियर चीज। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। तो बच्चों ये इस वाले ऐसे क्वेश्चन अभी काफी पूछे जाते हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी पूछ लिया, मोलैरिटी गिवन है तो मोलैलिटी पूछ लिया। यानी कि इनका मतलब ये है कि कैपिटल एम गिवन है तो स्मॉल एम पूछ लिया, स्मॉल एम गिवन है तो कैपिटल एम पूछ लिया। तो बच्चों इनका एक फॉर्मूला है आपकी 1/m इक्वल डी अपॉन एम माइनस एम बी अपॉन 1000, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में स्मॉल एम है वो है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, कैपिटल एम है वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ जो डी है वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बच्चों। और ये जो यहाँ पर हमने एम बी यूज किया है वो है आपके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बी को हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, सॉल्यूट कंसीडर किया है, क्लियर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है बी क्या है, सॉल्यूट है और ए क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर जो एम बी है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बच्चों। तो इस तरह से आपके कुछ रिलेशन वाले फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए जिससे हम डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और इनमें से आपके जी यूनिट में से क्वेश्चन आपके ऐसे ही टाइप के फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।